नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। जो 10th क्लास के साइंस का फिजिक्स वाला जो पोर्शन है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। फिजिक्स में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे किस तरह के प्रश्न पूछे जाने हैं। तो आपको अगर ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी आप कर लेते हो, अगर आपने और कुछ नहीं पढ़ा है तो भी मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं इसमें से आपको प्रश्न देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। तो आपको और कुछ तैयार नहीं करना है, तो कम से कम आप इन प्रश्नों का अच्छे से तैयार करें। ब्लूप्रिंट के हिसाब से हैं बिल्कुल, जिसमें से जितने ऑब्जेक्टिव आने हैं, फिल इन ब्लैंक आने वाले हैं, 1 नंबर के या 2 नंबर के जितने भी प्रश्न आने वाले बिल्कुल उसी हिसाब से डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान से तरीके से हम इनके ना केवल प्रश्नों को समझेंगे बल्कि इसका ये भी जानेंगे उत्तर कैसे लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। थोड़ा सा जल्दी डिस्कस करते हैं, आप साथ साथ में देखते रहिएगा, बताते रहिएगा कौन सा आंसर होने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न में। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वस्तुनिष्ठ टाइप का, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की बात करें तो सबसे जो पहला प्रश्न है उसमें से आपको पूछा जाएगा। जो पहला प्रश्न है, उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आधारित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। उत्तल लेंस का, कोई भी लेंस का वह बिंदु जहां पर क्या होता है, प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे इमर्जेस स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम प्रकाश केंद्र या सेंटर ऑफ लाइट। प्रकाश केंद्र या कहते हैं लाइट, सेंटर ऑफ लाइट, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिक सेंटर होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, ध्यान रखिएगा इंग्लिश में। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का सही संबंध क्या है। द फेनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देयर इज ए करेक्ट रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन सा होता है रिलेशन, दोनों में बताना है। तो क्या होता है, I बराबर R होता है। क्या होता है, I बराबर R होता है। नेक्स्ट है, निर्वात में प्रकाश की चाल, वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड क्या होती है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 8 मीटर प्रति सेकेंड, 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे। देयर इज ए रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। क्या होती है, तो जो त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। जो रेडियस होती है वो फोकल लेंथ की क्या होती है, डबल होती है। तो R बराबर क्या होता है, 2F होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, जिससे हम लेंस नहीं बना सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक ए लेंस। कौन सा नहीं बना सकते, तो मिट्टी से, सॉल से हम लेंस नहीं बना सकते। ठीक है, मिट्टी या सॉल से हम लेंस नहीं बना सकते। नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव बनता है। समतल दर्पण जब प्लेन मिरर से कैसी इमेज बनती है, हमेशा और हमेशा आभासी और क्या होती है, सीधी होती है। जो आभासी होगी वो सीधी तो होगी, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता। अब देखो अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, आपको प्रश्न ये, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ 2 मीटर फोकस, जो फोकस डिस्टेंस है। तो आपको पता है अवतल है तो माइनस में 2 होगी। ठीक है, तो माइनस में देखो इस ऑप्शन में है और उसमें है। अब देखिएगा -1/f करेंगे। 1/f का मतलब क्या हो गया, 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। आप कर सकते हैं सूत्र से, उससे आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो साइड मिरर है, रेयर व्यू साइड मिरर जो यूज किया जाता है वो कौन सा दर्पण या मिरर होता है, तो वो होता है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट किसमें होती है। प्रकाश का सर्वाधिक जो वेग है वो कौन से माध्यम में होता है, निर्वात के अंदर, वैक्यूम के अंदर या निर्वात के अंदर। नेक्स्ट है, एक उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है, इमेज विल बी ऑलवेज बी फॉर्मेड ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से कौन सी इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो वही होता है जो समतल दर्पण से, यानी आभासी और सीधा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आभासी और सीधा बनता है हमेशा किससे, अवतल दर्पण से। दर्पण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मिरर की। नेक्स्ट है, सामान्य दृष्टि के व्यास के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, लगभग कितनी होती है, न्यूनतम दूरी कितनी होती है, अल्पतम या न्यूनतम दूरी कितनी होती है, दिया हुआ है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन फॉर ए यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन क्या होती है, उसका नियरेस्ट जो पॉइंट है वो क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, ध्यान रखना, 25 सेंटीमीटर होता है, अच्छे से ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है स्वस्थ नेत्र किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? विच पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आईज एरियल इमेज फॉर्म? इमेज कहां पर फॉर्म होती है? तो वो होती है रेटिना के ऊपर होती है, दृष्टि पटल के ऊपर होती है। ध्यान रखना, ना तो दृष्टि पटल के सामने होती है, ना ही दृष्टि पटल के पीछे होती है। कहां पर होती है? दृष्टि पटल के ऊपर ही होती है, रेटिना के ऊपर होती है, ऑन रेटिना या एट रेटिना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में किससे परिवर्तन किया जा सकता है? द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एन आईज लेंस इज कोज्ड बाय द एक्शन ऑफ द, क्या होता है? तो किसके द्वारा? पक्षमापी पेशियां, सिलिवरी मसल्स होती है, उसके द्वारा हम लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर सकते हैं, पक्षमापी पेशियों द्वारा कर सकते हैं। एक नेत्र की क्षैतिज दृष्टि लगभग कितनी होती है? एक नेत्र की क्षैतिज दृष्टि, एक ही आंख है तो हम कितने एरिया को, हॉरिजॉन्टल जो व्यू है उसको देख पाएंगे, हॉरिजॉन्टल व्यू को हम क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। तो कौन से होता है? 150, और दोनों आंखों से 180 होता है। ध्यान रखना, एक आंख से 150 डिग्री तक देख सकते हैं, दोनों आंखों से 180 डिग्री तक। नेक्स्ट प्रश्न है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है? विच लेंस इज यूज फॉर करेक्शन ऑफ मायोपिया? मायोपिया के लिए कौन सा होता है? जो निकट दृष्टि दोष होता है तो उसको कौन सा ऑप्शन हो गया? अवतल लेंस होता है। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो उसको कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, यानी अपसारी लेंस जिसको भी कहते हैं। अपसारी लेंस भी यहाँ पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए दूरदृष्टि जो दोष होता है, ठीक है, हाइड्रोपिया जिसको हम कहते हैं, उसके लिए कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आकाश के नीले रंग का कारण कौन सी घटना है? आकाश का नीला रंग दिखाई देता है, जो हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है, ये कौन से रीजन की वजह से दिखाई देता है? तो इसका कारण है प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग। प्रकीर्णन या स्कैटरिंग के कारण क्या होता है? हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकीर्णन या स्कैटरिंग के कारण। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। स्वस्थ आंख के लिए नॉर्मल आइज के लिए फार पॉइंट कितना है? जो दूर बिंदु है, फार पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल आइज कितना होता है? तो इनफाइनाइट, ठीक है, इन्फिनिटी या कह दो या अनंत कह दो। कहां पर होता है? अनंत पर होता है। नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का कलर कैसा दिखाई देता है? द एस्ट्रोनॉट सी द कलर ऑफ स्काई, कैसा दिखाई देता है एस्ट्रोनॉट्स को? तो ब्लैक कलर का यानी काला कलर दिखाई देता है। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। अपवर्तन के कारण या रिफ्रैक्शन के कारण जो है स्टार क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं। यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का जो रीजन है वो क्या है? रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसमें से पर्सन आपके बहुत ज्यादा पूछे जाने के चांस है। मात्रक ये पूछे तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज कह दो या इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर। दूसरा है विद्युत आवेश का मात्रक। आवेश का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसका यूनिट क्या होता है? उसका मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। नेक्स्ट पर्सन है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक यानी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होती है? विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। नेक्स्ट हमारा पर्सन है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट जो होती है ओम। क्योंकि ये नियम किसने दिया था? ओम के नियम ने दिया था, इसके नाम पे रख दिया है ओम। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिरोधकता। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर या ओम मीटर, ओम इंटू मीटर या ओम मीटर। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? यानी हम बात करें इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है? विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है। देखिए ध्यान, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है जबकि ये वाट होता है। नेक्स्ट है बल्ब के तंतु को बनाने में उपयोग किया जाता है। बल्ब के तंतु बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? निम्न में से इसका उपयोग किया जाता है। तो बल्ब का तंतु बनाने में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसको बनाने में किसका यूज किया जाता है? फिलामेंट ऑफ बल्ब किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? किस फॉर्मूले को विद्युत शक्ति के बराबर नहीं लिख सकते? कौन सा फॉर्मूला है जो इलेक्ट्रिक पावर को यहाँ पर डिनोट नहीं करता है? तो होता है आई आर स्क्वायर। कौन सा है? आई आर स्क्वायर इसको डिनोट नहीं करता है। नेक्स्ट है विभवांतर को मापने वाला यंत्र कौन सा है जो क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है? वो इंस्ट्रूमेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है वो क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला जो इक्विपमेंट कह दो, इंस्ट्रूमेंट कह दो, वोल्ट मीटर। या विद्युत विभवांतर को मापने वाला यंत्र क्या होता है? वोल्टमीटर होता है। इसी तरह बात करें विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या होता है? विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र होता है वो होता है एमीटर। कौन सा इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है? मेजर करता है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाला होता है एमीटर होता है। कौन सा होता है? एमीटर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पे
विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलती है? विद्युत जनित्र जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को किस में? विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट हमारे ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस में? मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के तापीय सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पर? तापीय सिद्धांत पर कार्य करता है। दिया हुआ इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल इफेक्ट ऑफ किसके? करंट के, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थर्मल इफेक्ट पर कार्य करता है। धातु का प्रयोग फ्यूज बनाने में किया जाता है। किस धातु का होता है? तो धातु का सीसा और टिन, फ्यूज बनाने में सीसे और टिन का होता है, एक मिश्र धातु होती है सीसा और टिन, इसका उपयोग किया जाता है। मेटल इज जनरली यूज्ड टू ए मेकिंग फ्यूज, तो कौन सा है? सीसा एंड टिन, लेड एंड टिन, लेड कह दो या सीसा कह दो, लेड एंड टिन, ठीक है। एक क्या होती है? मिश्र धातु होती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या होती है? जो विद्युत को यांत्रिक बना रही है उसको हम कहते हैं विद्युत मोटर। क्या कहते हैं? विद्युत मोटर। ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड मोटर। उसको क्या कहते हैं? मोटर कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं। और अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति जनरेटर कहलाती है, जनित्र कहलाती है। द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड, क्या होता है? इसको कहते हैं जनरेटर। क्या कहते हैं? जनरेटर। तो ये हमारे कुछ फिल इन ब्लैंक थे। अब हम देखते हैं हमारे जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है, वेरी शॉर्ट टाइप। बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो में ध्यान देंगे तो आप अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। कल का पेपर आपका बहुत ही शानदार हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हो तो। देखिएगा नेक्स्ट है, विद्युत धारा का व्यावसायिक मात्रा क्या है? कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट क्या है? किलोवाट घंटा, KWH, किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर या किलोवाट घंटा, या यूनिट भी जिसको हम कहते हैं। विद्युत सेल का नामांकित चित्र बनाए। ड्रॉ ए सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। तो ये सिंपल सा सेल होता है, एक तरफ बड़ी लाइन, एक तरफ छोटी, इधर से लाइन, इधर से लाइन, एक तरफ बड़ी लाइन को प्लस, छोटी लाइन को माइनस। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति की परिभाषा। विद्युत शक्ति क्या होता है? विद्युत द्वारा कार्य करने की दर, ठीक है। रेट ऑफ वर्क बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी, रेट ऑफ वर्क बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो हम क्या करते हैं? वर्क करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के द्वारा, उसको हम क्या कह देते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। विद्युत धारा का सबसे अच्छा मात्रक, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है सिल्वर यानी चांदी। सबसे अच्छा विद्युत धारा का मात्रक कौन सा होता है? चांदी या सिल्वर, जिसकी हम बात करते हैं। जूल के ताप नियम पर आधारित दो युक्तियों के नाम लिखिए। नेम ऑफ टू डिवाइस बेस्ड ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल थर्मल जूल जो है उसके ऊपर डिपेंड। तो विद्युत हीटर हो गया, इस्त्री हो गया, ठीक है, इस तरह के टोस्टर हो गया, ओवन हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक केटली हो गया, केतली हो गया, ये सारे इसके ऊपर, जिससे हम क्या करते हैं? कोई भी चीज गर्म करने के लिए काम में लेते हैं। किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो on which what factor does the resistance of a conductor wire depend? किसके ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है? तो दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो चालक तार की लंबाई यानी कंडक्टर जो है उसकी लेंथ कितनी है, और दूसरा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, इस दोनों पर निर्भर करता है। लंबाई जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, जबकि अनुप्रस्थ काट का एरिया जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। उसके बाद में आपको दो डायग्राम बनाना है, परिवर्ती प्रतिरोध और धारा नियंत्रक। आपको ये सिंबल बनाना है, वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड करंट कंट्रोलर। वेरिएबल रेजिस्टेंस इस तरह से होता है, करंट कंट्रोलर, ये परिवर्ती प्रतिरोध और धारा नियंत्रक ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत धारा की परिभाषा। विद्युत धारा क्या होता है? आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा की परिभाषा बहुत ही सिंपल सी, ठीक है। क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाना है, इस तरह से बना सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड आपको डिनोट करनी है कहां पर? एक बार चुंबक के चारों ओर, तो इस तरीके से हमेशा ध्यान रखना चुंबकीय क्षेत्र रेखा एन से निकलकर एस की तरफ जाती है। यहां देखना उल्टा लिखा हुआ है, एस इधर लिखा है, एन इधर लिखा है, तो इससे निकल के इधर की तरफ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं प्रतिच्छेद करती हैं? Why do two magnetic field line not intersect each other? क्यों नहीं करती है? क्योंकि अगर मान लो वो इंटरसेक्ट करे, अगर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, तो प्रतिच्छेद बिंदु जहां पर है, जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, वहां पर क्या करनी चाहिए? जो कंपास है या फिर हम बात करें जो चुंबकीय सुई होती है उसकी दो दिशा दिखानी है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस वजह से वो दो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी परिपथ में धारा प्रवाह है या नहीं और किस दिशा में है, इसका पता लगाने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं? अगर किसी भी जो सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही, अगर हो रही है तो किस डायरेक्शन में हो रही है, इसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? वो होता है गैल्वेनोमीटर। क्या होता है? गैल्वेनोमीटर, जिसको हम कहते हैं।
धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं। जनित्र, विद्युत जनित्र या जनरेटर। विद्युत जनित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो वो होता है विद्युत जनरेटर चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। किसके? मैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल का कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है लघु पतन किसे कहते हैं? लघु पतन में क्या होता है? देखिए शॉर्ट सर्किटिंग किसे कहते हैं? लघु पतन जब हमारी विद्युमीय तार और उदासीन तार एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती है डायरेक्ट, ठीक है। जब हम क्या कह रहे हैं, अतिभारण में स्थिति में जो परिपथ में धारा अचानक क्या हो जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? लघु पतन कहते हैं। इन केस ऑफ ओवरलोडिंग द करंट इज जो सडनली बिकम वेरी हाई, दिस इज कॉल्ड, जब बहुत ज्यादा दोनों क्या होते हैं, दोनों वायर हमारे क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किट का मतलब दोनों वायर आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, विद्युत धारा का मान, इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। भू संपर्क तार का कार्य क्या है? हम ग्राउंडिंग क्यों करते हैं, भू संपर्क तार क्यों करते हैं, हम अर्थिंग क्यों करते हैं, सॉरी अर्थिंग क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो डिवाइस होती है बहुत सारी, वो किसकी होती है? मेटल की यानी धातु की बनी होती है, उससे हमारा करंट लगता है, वो करंट जमीन के अंदर चला जाए, इसलिए हम क्या करते हैं? ग्राउंडिंग करते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे धातुओं के जो इक्विपमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं मेटल के होते हैं, जैसे स्टी हो गया, टोवन हो गया, रेफ्रिजरेटर, ये उपकरण होते हैं, इनसे सुरक्षा के लिए, इनसे जो प्रोटेक्शन हो सके उनके लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर जो है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्ण के कारण घूमने लगती है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी मैग्नेटिक जो हम इंडक्शन पढ़ के आए थे उसी के ऊपर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। नेक्स्ट इसके बाद में हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो लॉन्ग टाइम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके अंदर बात करें, बड़े प्रश्न उसके अंदर बात करें तो देखिएगा, सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा और अपवर्तन के नियम बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या लिखना है? रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन और रिफ्रैक्शन के जो लॉ है वो दोनों लिख लें। तो देखिएगा रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, व्हेन ए रे इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब कोई रे वन मीडियम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करती है, एंटर करती है, तो उसका क्या हो जाता है, वो वहां से बेंड हो जाती है। और इस जो फेनोमिना है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है, दोनों नियम लिखने हैं आपको। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। और दूसरा क्या होता है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम आपसे पूछा जा सकता है। देखिए पहला, इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर थ्री लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और दूसरा है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन इज ए कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसको स्नेल का लॉ भी कहते हैं। सेम पर्सन है, परावर्तन की परिभाषा और परावर्तन का नियम सेम ही क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन और रिफ्लेक्शन के क्या लिखने हैं, लॉ जो है, रूल जो है वो लिखने हैं। तो परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह या दर्पण से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, और प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन। वही बात है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये इसके दो क्या है, लॉ है। देखिएगा, व्हेन ए रे ऑफ लाइट कोलाइड ऑन ए शाइनी सरफेस, जब क्या करती है, उस शाइनी सरफेस के ऊपर क्या करती है, कोलाइड्स करती है, तो क्या हो जाती है, वहां से वो रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम, और वहां से वापस टकराकर क्या होती है, उसी मीडियम के अंदर वापस रिटर्न चली जाती है। ठीक है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके दो लॉ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन ए सेम प्लेन में लाई करते हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। इसका डायग्राम आप इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता की परिभाषा और इसका सूत्र। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाने या एकत्रित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/f। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ ए लेंस इज डिस्पियर और कलेक्ट रे ऑफ लाइट इन कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। ये क्या कर रहा है, कितना डिस्पियर कर रहा है, उसकी जो लाइट है, ठीक है, रेज है, उनको कितना डिस्पियर कर रहा है या कितना उसको कलेक्ट कर रहा है, उसी की पावर को हम लेंस की पावर कहते हैं। इसका जो होता है यूनिट जो होती है, डायोप्टर होती है, इसका फॉर्मूला होता है P = 1/f होता है।
नेक्स्ट है समतल दर्पण बनने वाले प्रतिबिंब के 3 आपकी विशेषताएं लिखनी है। एक तो जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, यानी जितनी डिस्टेंस पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर आपका इमेज बनेगा। दूसरा क्या, उसके दोनों का साइज जो है वो सेम रहता है, जितना इमेज का साइज होता है उतना ऑब्जेक्ट का साइज भी उतना ही होता है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा होता है। कौन सा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला है आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन समझाइए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द डायग्राम ऑफ ए रिफ्लेक्शन लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास। एक रेक्टेंगुलर ग्लास के अंदर से लाइट पास होती है तो क्या होता है, जब यहां से आएगा तो एक बार अपवर्तन होगा, पहला रिफ्लेक्शन होगा, फिर ये वापस इस मीडियम के अंदर जा रही है, फिर यहां से वापस दूसरे मीडियम में आएगी, एयर के अंदर आएगी। यहां से देखो एयर था या ग्लास के अंदर आई तो उसका बेंड होगी, वापस ये इसके अंदर जाएगी तो दोबारा से और बेंड हो जाएगी, और ये फर्स्ट रे की क्या होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी। आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, उत्तल और अवतल दर्पण के दो उपयोग। उत्तल और अवतल के दो उपयोग लिखने हैं। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के दो आपको क्या लिखने हैं, यूज लिखने हैं, ठीक है। तो देखिएगा पहला है अवतल दर्पण, ठीक है। इसका उपयोग सेविंग दर्पण में, दंत चिकित्सा में, वाहनों की हेडलाइट में, तीनों में से कोई भी दो लिख सकते हो। और उत्तल की बात करें तो वाहनों के पश्च दृश्य में यानी साइड मिरर के रूप में होता है, और एटीएम में सुरक्षा के लिए भी होता है। देखिएगा हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, इन सेविंग मिरर में होता है, ठीक है। और किस में होता है, डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं, और हेडलाइट ऑफ व्हीकल की हेडलाइट में इसका यूज होता है। वही हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स एक रेयर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल का रेयर व्यू मिरर यानी साइड जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स होता है। और दूसरा सिक्योरिटी इन एटीएम में सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समतल दर्पण के लिए निम्न स्थितियों को किरण आरेख बनाइए। आपको क्या करना है, ये जो हमने चैप्टर में वहां पर सीख रखा था, अलग अलग स्थितियों पर अलग अलग पोजीशन पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका जो रे डायग्राम है, किरण आरेख है, वो कैसे बनता है आपको ध्यान रखना है। ये हमें बनाने हैं दर्पण के लिए, और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है लेंस के लिए, ठीक है। इसको आपको प्रैक्टिस करके देखनी है। नेक्स्ट है आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। रियल और वर्चुअल जो है इमेज होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी जो होता है पर्दे पर प्राप्त नहीं होता। ये अब जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा बनता है, और आभासी प्रतिबिंब होता है सदैव सीधा बनता है। दो डिफरेंस पूछेंगे तो इस तरह से देखिएगा। रियल इमेज जो होती है कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसको क्या करते हैं, स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, जबकि इसको नहीं कर सकते। जो रियल इमेज होती है वो ऑलवेज क्या होती है, इन्वर्ट होती है, ठीक है। और जबकि जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है, वो हमेशा क्या होती है, इरेक्ट यानी सीधी होती है। अगला प्रश्न है लेंस और दर्पण में क्या अंतर होता है, ठीक है। लेंस और दर्पण में, दर्पण जो होता है उसके एक तरफ हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तब वो दर्पण बनता है। और लेंस जो होता है उसके क्या होता है, पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार हम देख सकते हैं, जैसे चश्मा में लगा होता है, ठीक है। और इसमें एक ही गोलीय पृष्ठ पाया जाता है। लेंस में इसमें क्या होता है, जो दर्पण होता है उसमें एक ही गोलीय पृष्ठ होता है, जबकि लेंस में दोनों ही भाग क्या होते हैं, गोल होते हैं, दोनों ही पृष्ठ क्या होते हैं, गोल होते हैं। देखिएगा मिरर जो होता है मेड बाय पॉलिश्ड इन वन साइड, मिरर में क्या होता है एक साइड में पॉलिश कर देते हैं, जबकि लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और दूसरी बात करें, ये क्या होता है, इसके वन जो साइड होती है, एक साइड होती है, एक सरफेस जो होती है वो स्पेरिकल होती है, जबकि इसकी दोनों ही साइड क्या होती है, स्पेरिकल होती है। नेक्स्ट हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना है। ह्यूमन आइज का आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है, और आपको यह बताना है इसके अंदर दूसरा आंख की समझन क्षमता का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। एकोमोडेटिव पावर ऑफ आइज, एकोमोडेटिव पावर ऑफ आइज, ये आपको बताना है। तो चित्र तो आप बना देंगे, ठीक है, अच्छे से चित्र बनाएगा। मानव नेत्र कौन, सबसे पहले आता है स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया, दूसरा आता है परितारिका यानी जिसको आइरिस कहते हैं, तीसरा आता है प्यूपिल, ठीक है, यानी पुतली, चौथा आता है क्रिस्टलीय लेंस यानी हमारा नेत्र लेंस जो होता है वो होता है। इसके बाद में ये होती है पक्षमावी पेशियां यानी जिसको हम सिलिवरी मसल्स कहते हैं, ठीक है। ये आता है दिक्तंत्रिका जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्वस, और ये होता है काचाप द्रव्य यानी जिसको वर्टस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। और लेंस की क्षमता समझन क्षमता की बात करें तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को क्या कर लेता है, समायोजित कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, समझन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर लेता है उसको हम समझन क्षमता कहते हैं। देखिएगा द कैपेसिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। आईज की वो कैपेसिटी जिसके द्वारा वो अपनी फोकल लेंथ को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी एकोमोडेटिव कैपेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय उसका लाल कलर क्यों दिखाई देता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देने का कारण होता है प्रकीर्णन। ये किसकी घटना है, सबसे पहले आप ये लिखेंगे ये घटना
किसकी है, प्रकीर्णन की है। ठीक है, अब होता क्या है, जब उसका प्रकीर्णन होता है तो वायुमंडल में सुबह और शाम को क्या होता है, प्रकाश की किरणें ज्यादा दूरी क्या करती है, उसके अंदर चलती है वायुमंडल के अंदर, जबकि दोपहर में क्या होती है, कम चलती है। तो जितनी ज्यादा चलेगी वो क्या करेगी, हाई जो डेंसिटी सॉरी हाई वेवलेंथ जो होती है, मतलब अधिक तरंग की तरफ क्या कर देती है, कलर को दिखा देती है, यानी उसके कारण उसका क्या होता है, जो कलर है वो लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है डेस्पिरेशन ऑफ व्हाइट लाइट। डेस्पिरेशन ऑफ व्हाइट लाइट बहुत ही सिंपल सी है, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो अपने 7 मूल रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने मूल रंगों में, 7 मूल रंगों में विभक्त हो जाती है। इसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। और इन 7 रंगों को एक पर्दे पर प्राप्त करना क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। और ये कलर फिक्स होते हैं विबग्योर यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, रेड होता है। देखिएगा क्या होता है डेस्पिरेशन ऑफ लाइट, इस पे separating of white light into the its primary color by prism is called desperation। जब क्या होता है, एक प्रिज्म से कोई भी व्हाइट लाइट है वो अपने प्राइमरी 7 कलर में क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाते हैं 7 कलर, उसको हम क्या कहते हैं, डेस्पिरेशन। ठीक है, और डेस्पिरेशन इसको हम क्या किया, एक मान लो स्क्रीन के ऊपर इसको क्या करना, सभी कलर को फॉर्मेशन इसका जो स्क्रीन के ऊपर बनता है उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, और इनका कलर जो होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, इनका कलर आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्न दृष्टि दोषों के कारण निवारण और आपको बताने हैं। निम्न दृष्टि दोष, सबसे पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष कौन सा होता है, निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। इसके उपचार के लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष, इसमें हमें दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। इसके उपचार के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और तीसरा है जरा दृष्टि दोष, इसमें ना तो हमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और ना ही पास की वस्तु साफ दिखाई देती है। इसमें हम द्विफॉक्सी लेंस, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों होते हैं। बात करते हैं यहाँ पे हमें जो दिया है, आपको बताना है कॉजेज और इसकी रेमेडी ऑफ द फॉलोइंग विजन डिफेक्ट। विजन डिफेक्ट के अंदर बताना है सबसे पहले मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके जो बात करते हैं पास में रखा हुआ है वो तो आपको क्लियर दिखाई देगा, जबकि दूर रखा हुआ है तो वो क्लियर दिखाई नहीं देता है। इसके आपके क्या करेंगे, इसके करेक्शन के लिए, इसके रेमेडी के लिए, इसको सही करने के लिए हम कौन से लेंस का, कॉनकेव जो लेंस है उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा हाइपेरोपिया जो है, उसके अंदर क्या होता है, हमें जो डिस्टेंस पर जो दूर ऑब्जेक्ट है वो तो क्लियर दिखाई देता है, जबकि पास में होता है वो क्लियर दिखाई नहीं देता है। इसके करेक्शन के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। और दूसरा बात करें स्टेटस जो है, जिसके अंदर क्या होता है, दोनों ही हमारी क्या हो जाती है, आईसाइट जो है वीक हो जाती है। कौन सी, पास की भी और दूर की भी। ठीक है, इसके यूज के लिए हम क्या करते हैं, बाईफोकल लेंस का यूज कर, बाईफोकल जो लेंस होता है उसका यूज करते हैं, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही लेंस लगे होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया और तारे टिमटिमाने का कारण। इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया है वो किसके ऊपर आधारित है, वो पूरी की पूरी क्या है, प्रकाश के विक्षेपण पर, यानी 7 कलर में विभक्त कर देता है। प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया है, जिसमें पानी की प्रत्येक बूंद, जो छोटी छोटी बूंद होती है, ये क्या करती है, इससे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले तो ये याद रखना है ये किसकी घटना है, ये एक विक्षेपण की घटना है, प्रकाश के विक्षेपण की, डेस्पिरेशन की घटना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 2 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो ये बरसात के हमेशा बाद में बनता है और सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। इसमें क्या होता है, पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है, वो प्रिज्म का कार्य करती है, जिसकी वजह से हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। बस इतना लिख देना, बाकी आप इसके अंदर पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, रेनबो होता है, रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, रेनबो का फॉर्मेशन होता है, ये एक जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो है ये घटना जो है, ये फेनोमिना जो है किसके ऊपर डिपेंड है, डेस्पिरेशन पर। किस पर है, जो हमने अभी पढ़ा था डेस्पिरेशन, इसी के ऊपर डेस्पिरेशन पर है। इसमें 7 कलर का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर 2 बातें आपको याद रखनी है। ये एक तो हमेशा क्या है, जब बरसात रुक जाती है, रेन जो स्टॉप हो जाती है उसके बाद में बनता है। और दूसरा क्या है, जिस साइड में हमारा सन है उसके जस्ट अपोजिट साइड में ये क्या बनेगा, इसमें बनेगा। इसमें जो रेन ड्रॉप होती है वो क्या किसकी तरह कार्य करती है, वो एक एज ए प्रिज्म की तरह वर्क करती है, और इसकी वजह से हमारा जो है इसका फॉर्मेशन होता है। दूसरा है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना एक अपवर्तन की घटना है। किसकी है, अपवर्तन की घटना। इसमें हमें तारा की क्या हो जाती है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। उस प्रकाश की किरण का वायुमंडल के अंदर, परतों के अंदर, वायुमंडल के अंदर बहुत परतें होती है, जिसका क्या होता है, अपवर्तन होता है, जिसकी वजह से हमें तारे की आभासी स्थिति दिखाई देती है। और आभासी स्थिति हमें एक निश्चित नहीं दिखाई देती है, बार बार उसकी स्थिति चेंज होती रहती है, इसलिए हमें तारे दिखाई देते हैं। कौन से, टिमटिमाते हुए।
नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, विद्युत परिपथ के ओम का नियम लिखिए और इसके आवश्यक सूत्र भी लिखिए। ओम का नियम क्या होता है, किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, जब उसकी भौतिक स्थितियां जैसे कि दाब ताप ये क्या रहे, समान रहे। ठीक है, इसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम क्या होता है, V समानुपाती यानी V प्रोपोर्शनल टू होता है I। अब I प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, एक नियतांक, जो हमने यहाँ यूज किया है R, जिसको R को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो V बराबर होता है RI लिखो या IR लिखो, एक ही बात होती है। R का मतलब हो गया प्रतिरोध, I का मतलब हो गया विद्युत धारा और V का मतलब हो गया विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ये तीनों नियम आपको याद होने चाहिए। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम यानी हम बात करें तो हमारा क्या है, रूल ऑफ राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड ऑफ थंब रूल, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का यानी लेफ्ट हैंड का रूल, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का यानी राइट हैंड का रूल। आपको तीनों अच्छे से याद करने हैं, एकदम अच्छे से याद करने हैं। ये किसकी दिशा दिखाता है, ये हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। दूसरा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हमें यह बताता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हमें यह बताता है कि जो चालक किस तरह, चालक जो है, कंडक्टर जो है, किस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, उस किस दिशा में वो चलेगा। तो अंगूठा हमें क्या बताता है, बल की दिशा, यानी किस डायरेक्शन में उसका फोर्स लगेगा वो हमें बताता है, कि अंगूठा जो बताता है बल की दिशा। और इसके बाद में है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इसके कोई 3 गुण लिखे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बात करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए काल्पनिक लाइन खींची जाती है जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने के लिए हम कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। ठीक है, इसके गुण क्या क्या हैं देखिएगा, ये एक बंद वक्र के रूप में होती है, क्लोज लूप में होती है। दूसरा, ये एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। और तीसरा है, ये एन से निकलकर क्या होती है, एस की तरफ जाती है, हमेशा ही एन से निकलकर क्या है, एस की तरफ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, विद्युत मोटर विभक्त वलय की क्या भूमिका है। आपको विद्युत मोटर का चित्र बनाकर विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है ये क्या कहते हैं। तो विभक्त वलय जो होते हैं, ठीक है, कुंडली में ए और डी को अलग अलग धात्विक वलय पी और क्यू जुड़ते हैं। कुंडली में ए बी से एक अलग वलय जुड़ा हुआ है, एक अलग रिंग जुड़ा हुआ है, और वहीं सी डी से एक अलग रिंग या वलय जुड़ा हुआ है। ये इसके क्या, और जैसे आर्मेचर घूमता है तो इसके साथ घूमते हैं, और ये आर्मेचर को एक ही दिशा में घुमाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये जुड़े होते हैं और आर्मेचर को एक ही दिशा में घुमाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ये जो लगा हुआ है स्प्लिट रिंग जो होते हैं, इनका वर्क क्या है, स्प्लिट रिंग क्या होते हैं, आर्मेचर के अलग अलग एंड से दोनों अलग अलग जुड़े होते हैं, और ये आर्मेचर के साथ क्या करते हैं, घूमते हैं, रोटेट होते हैं, और ये क्या करते हैं, आर्मेचर को वन डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कराने के लिए हेल्प करते हैं। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त आपको बता दिया किसके लिए होता है, ये चालक की गति किस चुंबकीय प्रेरित धारा किस दिशा में बहेगी उसको बताने के लिए। जो हम बात करते हैं ईएमएफ को डिनोट करता है, ईएमएफ की डायरेक्शन को बताता है, इलेक्ट्रॉन में जो है उसकी दिशा को क्या करता है, बताता है। नेक्स्ट है घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण से बचने की सावधानी। घरेलू विद्युत परिपथ में जो हमारे घरों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है, प्रिकॉशन शुड बी टेकन फ्रॉम अवॉइड द ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसके लिए हम किस तरह से बचाया जा सकता है। और यहां से आपसे 2% पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि ओवरलोडिंग क्या होता है और इसके कैसे बचाया जा सकता है। तो देखिएगा, पहला है फ्यूज का उपयोग करके। फ्यूज हम लगा देंगे तो क्या होगा, जब भी ऐसा शॉर्ट सर्किट या अतिभारण होगा तो वो क्या हो जाएगा, बाकी सर्किट हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा, बीच में सर्किट टूट जाएगा और आगे के बचे रहेंगे। एमसीबी बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, एमसीबी का भी क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिश धारा जनित्र में, ठीक है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो देखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में क्या लगे होते हैं, सर्पी वलय लगे होते हैं, जबकि दिश धारा में कम्यूटेटर होते हैं। सर्पी वलय की जगह क्या होते हैं, कम्यूटेटर होते हैं। और इससे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है, जबकि इसकी क्या होती है, दिश धारा प्राप्त होती है। प्रत्यावर्ती धारा से प्राप्त क्या होता है, हर आधे चक्कर के बाद में क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में हर आधे चक्कर के बाद में धारा की दिशा बदलती है, जबकि इसमें धारा की दिशा नहीं बदलती है, और भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसी जनरेटर। एसी जनरेटर है जे सर्पेंटाइन रिंग्स। इसमें क्या होती है, सर्पेंटाइन रिंग जो लगी होती है, सर्पेंटाइन रिंग जो होती है वो लगी होती है, जबकि इसमें क्या होता है, कम्यूटेटर लगे होते हैं। दूसरा क्या है, इसके अंदर जनरेटर गिव ए अल्टरनेट, ये एसी करंट जनरेट करता है, जबकि ये क्या करता है, डीसी जनरेट करता है। जो एसी जनरेटर होता है उसमें क्या होता है, हर हाफ साइकिल के बाद में क्या होता है, जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, जबकि इसमें चेंज नहीं होती है। इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में कोई अंतर बताना है। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में कोई अंतर, एसी करंट और डीसी करंट में आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो दिष्ट धारा कौन सी होती है, जिसमें प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता है, ये क्या होती है, एक ही दिशा में बहती है। और जबकि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, निश्चित समय अंतराल के बाद में धारा यानी हर आधे चक्कर के बाद में धारा की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है।
इसमें क्या होता है, धारा की आवर्ती शून्य होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, भारत में इसकी 50 हर्ट्ज की आवर्ती होती है। और ये आप और लिख सकते हो, दिष्ट धारा जो होती है वो दिष्ट धारा जनित्र द्वारा बनती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र द्वारा बनती है। ये क्या होती है, लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं जा सकती, बहुत दूरी ज्यादा दूरी तय नहीं कर सकती, जबकि इसको बहुत ज्यादा दूरी तक भेजा जा सकता है। तो चारों में से आप चाहें दो वो लिख सकते हैं। डायरेक्ट जो करंट है वो क्या होती है, फ्लो ए डायरेक्ट करंट इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन, वो हमेशा सेम ही डायरेक्शन में क्या करती है, फ्लो करती है। जबकि अल्टरनेट करंट होती है वो क्या होती है, टाइम इंटरवल के बाद में उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में उसकी चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज जीरो, फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट यानी हम बात करें 1 सेकंड में कितनी बार जल्दी बुझती है, एक भी बार नहीं बुझती है, तो जीरो होती है फ्रीक्वेंसी। जबकि हम एसी करंट की बात करें तो एसी करंट जो हमारे इंडिया में है 50 हर्ट्ज यानी 50 हर्ट्ज का, इसका मतलब 1 सेकंड में हमारी लाइट है 50 टाइम क्या होती है, जलती है और बुझती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आपको नामांकित चित्र बनाना है, विद्युत मोटर का भी आपको चित्र बनाना चाहिए, विद्युत जनित्र का भी आपको चित्र बनाना चाहिए। दोनों चित्र आप अच्छे से तैयार कर लेना। वैसे हमने डायग्राम वाले वीडियो में देखा हुआ है, अगर वो नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, वो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अंकित पर्सन की। तो अंकित पर्सन का भी हमने वीडियो कर लिया है, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट अंकित पर्सन है कौन कौन से और किस तरह से उसको सॉल्व करना है वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर अंकित पर्सन है बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। जैसे आपको ये दिया हुआ है 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध जो है, 3 रेजिस्टेंस जो है कौन से क्रम में लगे हैं, पार्श्व क्रम यानी पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सीरीज में लगे हुए हैं यानी समान श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तब इसका पर्सन है। चौथा पर्सन है 400 वोल्ट का एक विद्युत बल्ब, इसको हमने खुद डिस्कस किया है, वहां पे सॉल्व किया हुआ है। किस तरह से समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, किस तरह से पैरेलल और सीरीज के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं उस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो इन सवालों को आप देख सकते हैं अच्छे से, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपको फिजिक्स के अंदर और कुछ नहीं तो ये सारा अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। इनको आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो निश्चित तौर पे आपको लगभग जो फिजिक्स वाला पोर्शन है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा और एग्जाम में आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन फिजिक्स वाले पार्ट के आप सॉल्व कर पाओगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।